3 घंटे के अंदर अंदर रूस ने यूक्रेन पर 407 ड्रोन और 45 मिसाइलें दाग दी हैं। यूक्रेन में इस वक्त हर तरफ आग ही आग है। रूस कह रहा है कि अभी तो कुछ भी नहीं किया, बदला तो अभी बाकी है। यूक्रेन ने जब रूस पर ड्रोन अटैक किया और उसके 41 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स को नष्ट करने का दावा किया, तो रूस ने इसे पर्ल हार्बर मूवमेंट करार दिया था। अमेरिका के पर्ल हार्बर पर जापान ने अटैक किया तो 4 साल बाद उसका नतीजा जापान पर दो एटम बम गिराकर पूरा हुआ था। क्या रूस यूक्रेन युद्ध भी अब उसी दिशा में आगे बढ़ गया है? क्या पुतिन एटॉमिक हथियार चलाएंगे? और अगर ऐसा होता है तो हमला सिर्फ यूक्रेन पर नहीं होगा, रूस के निशाने पर सीधे सीधे नाटो होगा। पहली न्यूक्लियर मिसाइल चलने के बाद क्या क्या सिनेरियो बन सकते हैं, आइए सब समझते हैं इस न्यूक्लियर वॉर के बारे में इस रिपोर्ट में। अगर परमाणु युद्ध हो गया तो अगर एटम बम चल गया तो न्यूक्लियर वॉर की बातें करना आसान है। एटम बम मार देंगे ऐसा कहने वाले कई मिल जाएंगे। कुछ देश तो रोज रोज ही एटम करते हैं। लेकिन अगर सचमुच न्यूक्लियर मिसाइल का लॉन्च बटन दब गया तो जानते हैं क्या होगा? अगर परमाणु युद्ध हो गया तो 26 मिनट 40 सेकंड के अंदर अंदर पूरी धरती शमशान में बदलने लगेगी। जी हां, सिर्फ 26 मिनट 40 सेकंड, यानी कुल मिलाकर 1600 सेकंड। अगर परमाणु युद्ध का बटन एक बार दबा दिया गया तो दुनिया के पास बस इतना ही वक्त रहेगा, फिर भी बचने की गारंटी नहीं रहेगी। जिन पर एटम बम चलेगा वो तो मरेंगे, एटम बम चलाने वाले भी बच नहीं पाएंगे। जो युद्ध से दूर होंगे वो भी मरेंगे, भारी तादाद में मरेंगे। परमाणु युद्ध के बारे में समझना है तो सबसे पहले कुछ बड़े बड़े रियल नंबर्स नोट कीजिए। परमाणु युद्ध हुआ तो दुनिया भर में 5 अरब लोगों की मौत हो सकती है। परमाणु युद्ध हुआ तो धरती की 90% आबादी खत्म हो सकती है। परमाणु युद्ध हुआ तो कोई भी देश इसके असर से बच नहीं पाएगा, चाहे वो युद्ध में शामिल हो या युद्ध से दूर हो। परमाणु युद्ध हुआ तो इतना बड़ा मशरूम क्लाउड उठेगा और वायुमंडल के ऊपर इतनी धूल फैल जाएगी कि सालों तक सूरज की रोशनी धरती तक पहुंच नहीं पाएगी। परमाणु युद्ध हुआ तो पृथ्वी पर हिम युग से भी ज्यादा ठंड पड़ेगी। धरती का टेम्परेचर -7 डिग्री सेल्सियस से -8 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाएगा। परमाणु युद्ध हुआ तो फसलें नहीं होंगी, लोग भूखमरी और अकाल से मरेंगे। परमाणु युद्ध हुआ तो अगले 100 साल तक रेडिएशन का खतरा खत्म नहीं होगा। परमाणु युद्ध पर हवाई बातें बहुत होती हैं। पहली बार एक ऑथेंटिक किताब आई है, न्यूक्लियर वॉर और सिनेरियो।
एनी जैकोब्सन की यह किताब बताती है कि कैसे पिछले 75 साल से पूरी दुनिया परमाणु युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। दो 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने अनुमान लगाया कि राष्ट्रपति पुतिन अपने हमले में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। इस बात की 50-50 संभावना है। मई 2025 में सिनेरियो बदल गया। यूक्रेन ने रूस के अंदर 4000 किलोमीटर तक घुसकर उसके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स पर ड्रोन अटैक किया तो न्यूक्लियर वॉर की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई। पुतिन गुस्से में है, वो बदला लेना चाहते हैं। क्या पुतिन का गुस्सा परमाणु युद्ध के रूप में दिखेगा? क्या पुतिन का गुस्सा सिर्फ यूक्रेन पर निकलेगा या यूक्रेन की मदद करने वाले नाटो देशों को भी पुतिन के गुस्से का सामना करना पड़ेगा? इस वक्त रूस ने 1674 न्यूक्लियर वॉरहेड बिल्कुल लॉन्च पोजीशन में तैयार रखे हैं। उनका रुख यूक्रेन की तरफ नहीं बल्कि अमेरिका और नाटो की तरफ है। दूसरी तरफ अमेरिका ने 1770 न्यूक्लियर वॉरहेड्स रूस को टारगेट करके तैनात रखे हैं। रूस का परमाणु बटन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हाथ में है। अमेरिका का परमाणु बटन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है। न्यूक्लियर वॉर की स्थिति में यही दो शख्स पूरी दुनिया के दो सबसे ताकतवर शख्स हैं। इन दोनों के पास दुनिया को परमाणु युद्ध में झोंक देने की ताकत है। इनका एक फैसला या दूसरे शब्दों में कहें तो एक गलत फैसला या कोई चूक भी अरबों लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। रूस, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया को मिलाकर करीब 12,500 एटम बम अलग अलग स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर मौजूद हैं। इनमें से 90% से ज्यादा एटम बम रूस और अमेरिका के पास हैं। लॉन्च का ऑर्डर मिलते ही न्यूक्लियर वॉरहेड 60 सेकंड के अंदर दुनिया को तबाह करने चल पड़ेंगे। जमीन से, हवा से और पानी से एक साथ न्यूक्लियर अटैक शुरू होगा जिसे रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। अकेले रूस के पास ही 306 स्ट्रेटेजिक मिसाइल हैं जिन पर 1185 न्यूक्लियर वॉरहेड बिल्कुल तैयार स्थिति में लोडेड हैं। समुद्र की सतह से नीचे हजारों न्यूक्लियर वॉरहेड्स के साथ 144 सबमरीन मौजूद हैं। ये सबमरीन चलते फिरते न्यूक्लियर एम्यूनेशन डिपो हैं। अनस्टॉपेबल, अनडिटेक्टेबल। अंतरिक्ष में नारियल जितने बड़े ऑब्जेक्ट को खोजना आसान है, लेकिन समुद्र की सतह से 10,000 फीट नीचे तैर रही किसी सबमरीन को ढूंढना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। जमीन से, हवा से या सबमरीन से कहीं से भी एक बार न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च हो गई तो उसे वापस नहीं लौटाया जा सकता। तब दुनिया के पास बचने के लिए सिर्फ 26 मिनट 40 सेकंड बचेंगे। अमेरिका का B-83 स्मार्ट हाइड्रोजन बम, अमेरिका और ब्रिटेन का ट्राइडेंट 2 D5 परमाणु मिसाइल, चीन का DF-5A, DF-5B और DF-5C इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, अमेरिका का LGM-30G मिनटमैन 3 ICBM और रूस का RS-28 सरमद सैटर्न 2 मिसाइल। न्यूक्लियर आर्सेनल के ये सबसे घातक हथियार हैं जो कभी भी चलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं।
6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर अमेरिका ने 16 किलोटन टीएनटी क्षमता का एटम बम लिटिल बॉय चलाया था। 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी पर 21 किलोटन टीएनटी क्षमता वाला एटम बम फैट मैन चलाया गया था। आज के एटॉमिक बम उससे 75 से 3000 गुना तक ज्यादा तबाही मचा सकते हैं। अमेरिका का B-83 हाइड्रोजन बम 1.2 मेगाटन टीएनटी के बराबर क्षमता का है, यानी ये हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से 75 गुना ज्यादा ताकतवर है। अमेरिका का एक B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर एक साथ 16 B-83 बम को कैरी कर सकता है और अलग अलग लक्ष्यों पर गिरा सकता है। इसमें एक भी B-83 बम किसी घनी आबादी वाले इलाके पर गिरा तो एक झटके में 16 लाख लोगों की मौत हो जाएगी और 30 लाख लोग जख्मी हो जाएंगे। 16 B-83 बमों से लोडेड एक B-2 बॉम्बर प्लेन के फायर पावर का अंदाजा लगाकर देखिए। परमाणु युद्ध का वो सिनेरियो ही डराने के लिए काफी है। अमेरिका और ब्रिटेन की ट्राइडेंट 2D5 परमाणु मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन से दागी जाती है। ये 12,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है और एक साथ 8 एटॉमिक बम W-88 को कैरी कर सकती है। ट्राइडेंट 2 मिसाइल में लोड एक W-88 वॉरहेड की क्षमता हिरोशिमा वाले एटम बम से 30 गुना ज्यादा है। एक साथ 8 W-88 वॉरहेड 3.8 मेगाटन टीएनटी जितना शक्तिशाली विस्फोट करेंगे, यानी एक ट्राइडेंट 2 मिसाइल हिरोशिमा वाले बम से 240 गुना अधिक तबाही मचा सकती है। अगर एक भी ट्राइडेंट 2 मिसाइल घनी आबादी वाले किसी शहर पर गिरी तो 28 लाख लोग एक झटके में मारे जाएंगे। अमेरिका की 14 न्यूक्लियर सबमरीन में ऐसे 280 ट्राइडेंट 2 मिसाइल मौजूद हैं जो लॉन्च किए जाने पर दुनिया के किसी भी हिस्से को जलाकर भस्म कर सकते हैं। चीन के पास DF-5A, DF-5B और DF-5C इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा मौजूद है। चीन ने 80 के दशक में ही DF-5 मिसाइलें बना ली थी, लेकिन शी जिनपिंग ने इन्हें पहली बार 2019 में दुनिया को दिखाया। फिर PLA रेगुलर तौर पर इनको दिखाने लगी। DF-5C इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल 15,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। 106 फीट लंबी और 183 टन वजनी DF-5C मिसाइल एक साथ 12 न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकती है, जिन्हें वो अलग अलग टारगेट पर दाग सकती है। DF-5C में लोडेड एक न्यूक्लियर वॉरहेड की क्षमता एक मेगाटन टीएनटी के बराबर है, यानी एक DF-5C मिसाइल 12 मेगाटन टीएनटी के बराबर विनाश कर सकती है। ये है RS-28 सर्मर, पुतिन के न्यूक्लियर आर्सेनल की सबसे घातक मिसाइल। यूक्रेन युद्ध में बार बार झटके खा रहे रूसी राष्ट्रपति ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 सर्मत को बिल्कुल लॉन्च पोजीशन में रखा है। पैंतीस मीटर लंबी और 208 टन वजन वाले इस रूसी ICBM को नाटो ने सैटर्न 2 यानी शैतान 2 का नाम दिया है। अगर एक भी RS-28 सर्मत मिसाइल चल गई तो इसे रोक पाना अमेरिका के लिए भी नामुमकिन होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास फैसला लेने के लिए सिर्फ 6 मिनट होंगे। रूस के अमेरिका पर ICBM न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने के चंद सेकंड के अंदर ही अमेरिकी सैटेलाइट को उसका पता चल जाएगा। रूस के हमले की सूचना तुरंत पेंटागन में अमेरिकी सेना के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ और डिफेंस सेक्रेटरी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को देंगे। अमेरिका ने जो SOP बना रखा है उसमें राष्ट्रपति के पास फैसला लेने के लिए बस 6 मिनट होंगे। 6 मिनट यानी 360 सेकंड के अंदर अमेरिकी राष्ट्रपति को अमेरिका के काउंटर अटैक का फैसला करना होगा। अमेरिका में राष्ट्रपति के अलावा दूसरा कोई भी व्यक्ति न्यूक्लियर अटैक या न्यूक्लियर काउंटर अटैक का डिसीजन नहीं ले सकता।
ट्रंप को किसी से सलाह लेने का मौका नहीं मिलेगा। ट्रंप अपनी कैबिनेट की मीटिंग भी नहीं बुला पाएंगे। ट्रंप को 6 मिनट के अंदर काउंटर न्यूक्लियर अटैक का ऑर्डर देना पड़ेगा। अगर ट्रंप ने काउंटर अटैक का फैसला किया और अमेरिकी सेना को रूस के न्यूक्लियर अटैक का जवाब देने का आदेश दिया, तो अगले 1 मिनट या 60 सेकंड के अंदर रूस पर अमेरिकी न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च हो जाएगी। अमेरिकी सबमरीन से न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने के लिए उसे सतह के करीब आना होगा। इसमें 5 मिनट से लेकर 14 मिनट लग सकते हैं। न्यूक्लियर काउंटर अटैक का मतलब होगा अमेरिका से और नाटो के मेंबर देशों इटली, तुर्की, बेल्जियम, जर्मनी और नीदरलैंड से एक साथ रूस पर एटॉमिक अटैक हो जाना। तब एटम बम भी चलेंगे, हाइड्रोजन बम भी चलेंगे। अटैक और काउंटर अटैक का ऐसा सिलसिला शुरू होगा जो किसी के रोके नहीं रुकेगा। बहुत संभव है कि अमेरिका ट्राइडेंट 2 और मिनटमैन 3 या फिर LGM-35 सेंटिनल से अटैक करेगा। इनमें LGM-35 सेंटिनल सबसे नया है और इसकी मारक क्षमता भी सबसे ज्यादा है। अगर रूस की RS-28 सर्मत मिसाइल लॉन्च हो गए तो 1600 सेकंड के अंदर ये न्यूक्लियर मिसाइल न्यूयॉर्क को जला देगी। एक RS-28 सर्मत मिसाइल क्षण भर के अंदर न्यूयॉर्क के 70 लाख लोगों को मौत दे देगी। उनके अलावा करीब 60 लाख लोग हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज हो जाएंगे। रूस की RS-28 सर्मत या सैटर्न 2 मिसाइल 50 मेगाटन TNT के बराबर पेलोड ले जा सकती है। यह सिंगल पेलोड भी हो सकता है। इसमें 5-5 मेगाटन TNT के बराबर 10 पेलोड भी हो सकते हैं। यह मिसाइल इतनी स्मार्ट है कि अमेरिका का एयर डिफेंस इसे रोक ले, इसका चांस 1% से भी कम है। RS-28 सर्मत मिसाइल जहां हिट करेगी वहां 81 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं बचेगा। न्यूक्लियर फायरबॉल के अंदर जो भी आएगा वो वेपर बनकर उड़ जाएगा। ब्लास्ट साइट से 16 किलोमीटर दूर यानी करीब 2100 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में कोई बिल्डिंग सलामत नहीं बचेगी। 60 किलोमीटर दूर यानी करीब 11,000 स्क्वायर किलोमीटर इलाके में लोग 3rd डिग्री बर्न के शिकार होंगे। 3rd डिग्री बर्न का मतलब है कपड़े जल जाएंगे, स्किन जल जाएगी, स्किन के नीचे फैट और मसल्स जल जाएंगे। 1945 में पहली और आखिरी बार न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल हुआ। उसके बाद कोई परमाणु युद्ध नहीं हुआ। इसमें कितना विनाश होता है इसका अंदाजा एक वाकये से लगाइए। 2020 में मिडिल ईस्ट के बेरूत में एक आकस्मिक गैर परमाणु विस्फोट हुआ था। इसमें आधा से 1 किलोटन TNT के बराबर एनर्जी यील्ड हुआ था। हिरोशिमा वाला बम भी इस विस्फोट से 20 गुना ज्यादा ताकतवर था। आधे से 1 किलोटन TNT ब्लास्ट का असर यह था कि पूरा बेरूत शहर क्षतिग्रस्त हो गया। शहर का कोई घर ऐसा नहीं बचा था जहां नुकसान ना हुआ। बेरूत में 214 लोगों की मौत हुई थी। परमाणु युद्ध इससे हजारों गुना भयंकर होगा। परमाणु हथियारों के खतरे के बारे में रूस को भी पता है, अमेरिका को भी मालूम है। फिर भी इन दोनों ही देशों में हजारों लोग हर रोज 24/7 मिनट बाय मिनट, सेकंड बाय सेकंड बिना पलक झपकाए इस तैयारी में रहते हैं कि अगर उनके देश में परमाणु हमला हो गया, अगर दुश्मन देश ने परमाणु हमला कर दिया तो जवाब देने में सेकंड भर की देरी ना हो जाए। न्यूक्लियर पावर वाले हर देश के पास न्यूक्लियर अटैक का ट्रायड है। ट्रायड यानी 3 तरीकों से न्यूक्लियर अटैक करने की क्षमता। जमीन से हमला, हवा से हमला और पानी से हमला।
जमीन से हमला करने का सबसे कन्वीनियंट तरीका है आईसीबीएम यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसके बारे में हमने अभी आपको बताया। दूसरा तरीका हवा के रास्ते एटॉमिक बम दागने का है। इसके लिए रूस, अमेरिका और चीन, 3 देशों के पास स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स हैं जो अटलांटिक या पैसिफिक ओशन को पार करके न्यूक्लियर बम गिरा सकते हैं। तीसरा और सबसे स्टेल्थ वेपन है न्यूक्लियर सबमरीन। हवा के रास्ते या स्ट्रैटेजिक बॉम्बर के जरिए न्यूक्लियर अटैक करने में सबसे ज्यादा रिस्क है। मॉडर्न एयर डिफेंस के कारण अमेरिका और रूस दोनों देश इन दिनों स्टेल्थ बॉम्बर यूज करने में परहेज करते हैं। अमेरिका अपने B-52 बॉम्बर्स को सर्विस से हटा रहा है। दूसरी तरफ रूस पर यूक्रेन के ड्रोन अटैक के बाद उसकी एयर ट्रायड कैपेसिटी 38% घट गई है। न्यूक्लियर वॉरफेयर पर रिसर्च करने वाले लगभग सभी लोग इस बात पर आम राय रखते हैं कि अगर दुनिया में कहीं भी न्यूक्लियर अटैक हुआ तो पहला हमला सबमरीन से होगा। मैक 20 की रफ्तार से चलने वाली न्यूक्लियर आईसीबीएम को भी अमेरिका से रूस या रूस से अमेरिका पहुंचने में कम से कम 1600 सेकंड लगते हैं। इसके मुकाबले सबमरीन को दुश्मन देश के करीब तक पहुंचाकर उस पर न्यूक्लियर मिसाइल चला देना ज्यादा आसान है। जब से यूक्रेन वॉर हुआ है तब से कई बार न्यूक्लियर अटैक की बात आ चुकी है। पुतिन से लेकर उनके मंत्री तक कई बार परमाणु हमले की धमकी दे चुके हैं। पुतिन ने इस बीच नई एटॉमिक पॉलिसी पर भी साइन कर दिए हैं, जिससे परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ गया है। रूस की नई परमाणु नीति के मुताबिक रूस 5 स्थितियों में न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। नंबर 1, किसी परमाणु संपन्न देश की मदद से रूस की जमीन पर मिसाइल अटैक होता है तो रूस परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। नंबर 2, कोई देश अगर ड्रोन से भी रूस पर हमला करता है तो इसका जवाब परमाणु हथियार से दिया जा सकता है। नंबर 3, अगर रूस के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल होता है तो भी जवाब में परमाणु हमला किया जा सकता है। नंबर 4, अगर रूस पर कोई हवाई हमला होता है तो इसे रूस के खिलाफ जंग माना जाएगा और ऐसी स्थिति में वो परमाणु हमला कर सकता है। नंबर 5, अगर रूस को लगता है कि देश और उसके लोगों को खतरा है तो वो सुरक्षा में एटमी मिसाइल और मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर सकता है। यूक्रेन के ड्रोन अटैक के बाद ऐसी स्थितियां बनी हैं। हालांकि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का कहना है कि उनका देश न्यूक्लियर वॉर न शुरू करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। अब आपको दुनिया के सबसे पावरफुल एटम बम के बारे में बताते हैं। दुनिया में अब तक का सबसे पावरफुल न्यूक्लियर बम है जार बोम्बा। यह रूस का थर्मो न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम है। इसमें 50 मेगाटन टीएनटी के बराबर एनर्जी रिलीज होती है। रूस का यह बम हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 3000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। रूस ने 1961 में नॉर्थ पोल के पास एक वीरान इलाके में इसका परीक्षण किया था। वर्षों बाद इस बम के डेटोनेशन का वीडियो फुटेज जारी किया। इस बम को Tu-95 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर से एक पैराशूट के जरिए ड्रॉप किया गया और धरती से 2.5 किलोमीटर ऊपर इसे डेटोनेट किया गया। जार बोम्बा के फटने से 5 मील चौड़ा और 40 मील ऊंचा फायर बॉल क्रिएट हुआ। धरती पर 3 बार भूकंप आए, जिसे न्यूजीलैंड तक महसूस किया गया। 34 किलोमीटर के दायरे में जो कुछ भी था वो भाप बनकर उड़ गया। Полевой столб, поднимающийся с земли, быстро увеличился в объеме. जार बोम्बा के जवाब में अमेरिका ने भी सबसे बड़ा न्यूक्लियर बम बनाने की सोची। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने 1000 मेगाटन टीएनटी के बराबर क्षमता के बम का डिजाइन तैयार कर लिया, लेकिन इसका टेस्ट नहीं किया गया क्योंकि इतना बड़ा न्यूक्लियर बम कहीं भी टेस्ट करने से अमेरिका को नुकसान होने का खतरा था। अमेरिका ने छोटे और स्मार्ट एटॉमिक बम बनाने पर ज्यादा जोर दिया, जिसे तेजी से रूस पर दागा जा सके। बहरहाल, शीत युद्ध के लंबे दौर में भी दोनों देशों ने इतनी समझदारी बरती कि कभी न्यूक्लियर बटन दबाने के बारे में नहीं सोचा। 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान दुनिया परमाणु युद्ध के सबसे करीब पहुंच गई, लेकिन परमाणु युद्ध नहीं हुआ। अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति तनातनी के माहौल में भी घंटों बात करते हैं और टेंशन वाले मुद्दे पर एक काम चलाऊं सहमति बना ही लेते हैं। एटम बम को बनाना मुश्किल था, एटम बम को चलाना हमेशा आसान रहा। एटम बम को चलने से रोकना सबसे मुश्किल काम है।
इसके बावजूद पाकिस्तान जैसे देश हैं जो बात बात पर परमाणु युद्ध की धमकी देते हैं, जिन देशों के पास भारी, बहुत भारी और बहुत स्मार्ट एटॉमिक वेपन्स हैं, वो इसे ताकत नहीं बल्कि डेटरेंस के तौर पर देखते हैं। जिनके पास बहुत छोटी सी ताकत है वो बार बार एटॉमिक करता है। पाकिस्तान जैसे टेररिस्ट स्टेट को याद रखना होगा कि एक बार अगर उसने परमाणु हथियार चलाने की गलती कर दी तो दूसरी बार बम चलाने के काबिल नहीं बचेगा।